गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या होता है या इक्विवेलेंट क्या होता है ना? शायद नाम ही पहली बार सुना हो कि सर ये इक्विवेलेंट कौन सी वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगी समझ में। बट इक्विवेलेंट कंसेप्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा ये क्या होता है। उससे पहले एक बार मोल कंसेप्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको किसी केमिकल रिएक्शन के लिए मोल कांसेप्ट लगाना सिखाया था, ध्यान है आप लोगों को? मैंने आप लोगों से कहा था कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, याद करो मोल कांसेप्ट, याद करो। मैंने कहा था, मैंने आपको बताया था मोल कांसेप्ट के बारे में। मैंने आप लोगों को कहा था कि जस्ट इमेजिन कोई केमिकल रिएक्शन है ए, ठीक है, जिसमें कोई रिएजेंट है और बी, उसमें कोई दूसरा रिएजेंट है, दोनों रिएक्ट करके सी और डी फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ए के ए मोल बी के बी मोल के साथ रिएक्ट करके सी के सी मोल बना रहे और डी के डी मोल बना रहे। सही है। मैंने आपसे कहा कि इस इक्वेशन पर, इस पर्टिकुलर इक्वेशन पर मोल कांसेप्ट लगा के बताओ। तो बहुत आसान है आपके लिए, है ना? क्या करोगे आप कहोगे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, है ना, डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऐसे लगाते थे, will be equals to number of moles of B divided by इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सही बात है। will be equals to number of moles of C divided by इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और सिमिलर मैनर में equals to number of moles of D divided by इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत वाली बात? ऐसे ही लगाते थे। सही बात है। बट मोल कांसेप्ट को लगाने के लिए हमारे पास कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी? ध्यान से सुनना कि अगर आपको इस रिएक्शन पर मोल कांसेप्ट लगाना है तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। सही बात है। अरे ये रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, मतलब आपको सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिएक्टेंट कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, साथ में उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आपको सही लगाने पड़ेंगे। बैलेंस सही तरह से इक्वेशन सही तरह से बैलेंस भी होनी चाहिए। सही बात है, इक्वेशन सही तरह से बैलेंस भी होनी चाहिए, तभी आप इस कांसेप्ट को लगा सकते हो। सही बात है। ये लिमिटेशन था मोल कांसेप्ट का। अब मैं आपको कमाल की बात बताऊं, इक्विवेलेंट कांसेप्ट लगाने के लिए आपको किसी तरह की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? में क्या कह रहा, पहले समझो, मैं बताऊंगा इक्विवेलेंट क्या होता है ना? पहले समझो कि मोल कांसेप्ट में एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि आपको अगर किसी केमिकल रिएक्शन पर मोल कांसेप्ट लगाना है तो आपको रिएक्टेंट की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, आपको प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इक्वेशन बैलेंस भी होनी चाहिए। सही बात है, ठीक है, सही बात है। बट इक्विवेलेंट कांसेप्ट की खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है बात मेरी? इवन आपको यहाँ ये भी जरूरत नहीं है कि रिएक्टेंट कौन कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। आपको अगर किसी पर्टिकुलर दो या पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट पर अगर ये लगाना है इक्विवेलेंट कांसेप्ट तो आप वो भी लगा सकते हो। मतलब जस्ट इमेजिन, मेरे को नहीं पता था इस रिएक्शन में बी पार्टिसिपेट कर रहा है और डी बन रहा है, मेरे को ए और सी के बारे में नॉलेज थी, तो क्या आप मोल कांसेप्ट लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। बट इन दिस रिएक्शन यू कैन अप्लाई इक्विवेलेंट कांसेप्ट। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी? वापस से लिखता हूं इसको, मैं फिर से सुन लो एक बार, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कहा मैंने कि जस्ट इमेजिन कोई केमिकल इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है ना? जैसे मैंने लिख दिया CaCO3 gives CaO। ठीक है, हमें पता है इस रिएक्शन में साथ में कौन सी गैस निकलती है? CO2। मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरे को याद नहीं है कि मैं रिएक्शन लिख रहा हूं कॉपी में, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर CO2 भी निकलती है। क्लियर है बात मेरी? तो क्या मैं इस रिएक्शन पर मोल कांसेप्ट लगा सकता हूँ? नहीं। मुझे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए मोल कांसेप्ट लगाने के लिए। मुझे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने आपको वहां कहा था कि अगर आप एक रिएक्शन की इक्वेशन को सही नहीं लिखते तो उसके क्वेश्चंस आप सही नहीं बना पाएंगे। ऐसा ही बोला था मैंने वहां भी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना मोल कांसेप्ट में बहुत जरूरी है, बट यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक्चुअली सुने ध्यान से, एक्चुअली मान लीजिए इसी रिएक्शन की मैं बात करूं, AA प्लस BB gives CC प्लस D और D। अब सुनना ध्यान से, इसी रिएक्शन की मैं बात करूं तो इस रिएक्शन पर मोल कांसेप्ट हमने इस तरह लगाया। इक्विवेलेंट कांसेप्ट कैसे लगेगा कि सर हमेशा कोई भी रिएक्शन हो, इक्विवेलेंट ऑफ A बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ B
बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ सी, और ये बराबर होंगे किसके, इक्विवेलेंट ऑफ डी। कुछ कुछ बात फील हो रही, मतलब नंबर ऑफ मोल से यहाँ कोई खास लेना देना अभी तक नहीं है। मुझे नहीं पता इसके कितने कितने मोल है, जस्ट इमेजिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये लो इसके स्टोइकियोमेट्री हमें नहीं पता, फिर भी आप इस कंसेप्ट को लगा सकते हो। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। वहां पर मोल्स टू स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट रेशियो सेम होता था, इक्विवेलेंट ही सेम होगा यहाँ तो। क्लियर हो रही है बात मेरी? इक्विवेलेंट क्या होता है अभी देखेंगे, अभी तो कंसेप्ट समझो कि होने क्या वाला है, जरूरत क्या है इस कंसेप्ट की। एक्चुअली में किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ध्यान से सुनना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विवेलेंट हमेशा फिक्स होते हैं। और हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में अगर रिएक्ट कर रहे हैं और दो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनका हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, ठीक है, और हमेशा कितना प्रोडक्ट बनाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अभी बात समझ में आएगी धीमे धीमे से, इंपॉर्टेंस थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि भाई ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट का फायदा क्या है। तो यार बिलियंस ऑफ रिएक्शंस होती हैं, है ना, सबकी तो आप याद नहीं रख पाओगे, स्टोइकियोमेट्री है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है ना, सबकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखना तो बहुत मुश्किल काम है ना, लगभग नामुमकिन। तो हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बनाया, हमने कहा कि यहाँ जरूरत ही नहीं है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की, किसी भी रिएक्टेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा दूसरे के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, अभी फील हो जाएगी बात थोड़ी देर बाद, है ना, 15 मिनट बाद। अब मुद्दा ये आता है कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट एक ही बात है ना, इसको ग्राम इक्विवेलेंट कह सकते हो आप। सर ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है, इसको निकालेंगे कैसे? आपने कहा इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ सी, और ये बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ डी के, हमेशा हमेशा। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, लेकिन ये होता क्या है, इक्विवेलेंट होता क्या है? सुनो, कंपैरिजन करते हैं। मोल जानते हो क्या होता है? मोल किसको कहते हैं? सर ग्राम में मास, है ना, मास इन ग्राम, सही बात है, अपॉन में सर मोलर मास, इसी को तो कहते थे, अरे मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास इज इक्वल्स टू मोल्स। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट किसे कहेंगे? ध्यान से सुनो, ग्राम इक्विवेलेंट इज मास इन ग्राम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब ये क्या नहीं वाला है, सुनो ध्यान से, सुनो समझते जाना, एक बार समझ में आया तो बहुत आसान कंसेप्ट है ये, ठीक है, और नहीं आता तो बच्चा घूमता रहता है, तो ध्यान से समझते जाना। सुनो, मैंने क्या कहा, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम, ठीक है, अपॉन में इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है? सुनो, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है, एक चीज खुलेगी धीरे धीरे, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास अपॉन में x फैक्टर, या n फैक्टर भी लिख देते हैं कुछ लोग इसे, ठीक है, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। अभी समझ में आएगा, सुनो पहले मेरी बात, मैंने क्या कहा, ग्राम इक्विवेलेंट, मोल किसके इक्वल होता है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। यहाँ इक्विवेलेंट के लिए मैंने कौन सा मास लिया? इक्विवेलेंट मास। अरे मोल के लिए 1 मोल का मास लेते थे, इक्विवेलेंट के लिए 1 इक्विवेलेंट का मास लिया, ठीक है, किसमें? ग्राम में। अरे ये भी तो ग्राम में होता था, तो ये तो समझ में आएगा, है ना। फिर ये सर इक्विवेलेंट मास क्या है? तो मैंने कहा इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन में x फैक्टर, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन में x फैक्टर। इतना क्लियर हुआ? अभी बात करेंगे, बताएंगे x फैक्टर क्या होता है, या n फैक्टर भी कह देते हैं इसको, समझाएंगे इसको क्या होता है। कुछ बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना, थोड़ी बात क्लियर हो रही होंगी। चलो, अब मैंने कुल मिला के 2 फॉर्मूले निकाले, ग्राम इक्विवेलेंट, लास्ट तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना, कंसंट्रेट करो, बस फोकस करना है। सुनो, मैंने क्या कहा, एक तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया, ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होंगे? सर ये इक्वल होंगे मास इन ग्राम या गिवन मास, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अपॉन में इक्विवेलेंट मास। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? फिर सर इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा? तो सर इक्विवेलेंट मास बराबर होगा किसके? सर मोलर मास, इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल्स टू सर मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, और यू कैन सी x फैक्टर भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब सर मुझे किसी का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मुझे 2 चीज चाहिए, एक तो उसका मोलर मास, वो आपको पता होगा। सर n फैक्टर कहां से है? सुनो, n फैक्टर क्या है? ध्यान से सुनना, n फैक्टर
अब n फैक्टर किसी सब्सटेंस का क्या होगा ये डिपेंड करेगा एक्चुअली कि वो सब्सटेंस एसिड है, बेस है, सॉल्ट है या कोई और कंपाउंड है। मतलब सुनो, किसी एसिड के लिए n फैक्टर, किसके लिए, किसी एसिड के लिए n फैक्टर होती है उसकी बेसिसिटी। क्या होती है? उसकी बेसिसिटी। समझना, ध्यान से समझना। मान लो कोई एसिड है मेरे पास HCl, कोई एसिड है HCl, इसको जब आयोनाइज करोगे तो सब जानते हो क्या देगा सर, H प्लस Cl। सही, जितने H प्लस आयन ये एसिड दे रहा, ध्यान से, HCl है, ठीक है, HCl को तोड़ा मैंने H प्लस और Cl माइनस में। मैं क्या कह रहा कि HCl जितने H प्लस आयन देगा वो क्या कहलाएगी, उसकी बेसिसिटी। कितने H प्लस आयन दिए इसने? एक। किसने, कितने H प्लस आयन दिए इसने? एक। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 1। क्लियर हो गई बात मेरी? और इसी को क्या कहेंगे, इसका n फैक्टर। अगर मेरे से कोई पूछे HCl के लिए n फैक्टर कितना है तो मैं कितना कहूंगा, n फैक्टर फॉर HCl कितना, जितनी इसकी बेसिसिटी है। और बेसिसिटी कितनी होगी, जितने इसने H प्लस आयन दिए हैं। तो n फैक्टर कितना हो गया इसके लिए? 1। कुछ बात फील हो रही? सुनो आगे, सुनो। मैंने कहा कि मेरे पास एसिड है H2SO4, तो H2SO4 कैसे टूटता है जनरली? 2H प्लस SO4 2 -1। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। क्लियर है? अरे एसिड जितने H प्लस देता है ना वो उसकी बेसिसिटी होती है, इतना ध्यान रखना। जितने H प्लस देता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। H2SO4 ने कितने H प्लस दिए सर? 2 H प्लस दिए। कितने H प्लस दिए? 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 2। और इसी को हम क्या कह रहे हैं? n फैक्टर। क्या कह रहे हैं? n फैक्टर। कुछ बात समझ में आई? अब इस n फैक्टर से कैसे इक्विवेलेंट मास निकालोगे, एक एग्जांपल करते हैं फिर वापस आते हैं इस पर। सुनो, मुझसे ये कह दिया कि फाइंड करो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। फाइंड करो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। तो मैंने क्या कहा सर, बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला लगाना है मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर। क्लियर हो रही है कुछ बात? अरे H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98। याद है? मैंने कहा था याद रखना इसका मोलर मास 98। और n फैक्टर कितना निकाला अभी हमने? कितने H प्लस देगा? 2। तो बटे 2 कितना आया? 49 ग्राम पर मोल। बोलो क्लियर हो रही है बात? H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है? 49 ग्राम पर मोल। कुछ बात समझ आ रही है? थोड़ी आ रही होगी। अच्छा सुनो, जैसे मुझसे कह दिया HNO3, इसके लिए n फैक्टर कितना होगा बता सकते हो आप? सर इसके लिए n फैक्टर होगा 1। अरे H प्लस NO3 माइनस देगा ना, ये टूट के क्या देगा सर? H प्लस NO3 माइनस। क्या HNO3 का इक्विवेलेंट मास बता सकते हो मुझे? बिल्कुल बता सकते हैं सर। HNO3 का मोलर मास कितना होता है देखो जरा, 1 प्लस 14, ठीक है, 48 49 63 63। तो n फैक्टर कैसे निकालोगे सर? इक्विवेलेंट मास एक्चुअली HNO3 विल बी इक्वल्स टू मोलर मास कितना है? 63। और इसका n फैक्टर कितना होता है? जितने की H प्लस देगा, कितने दिए? A, तो डिवाइडेड बाय 1 कितना आया? 63। इक्विवेलेंट मास HNO3 का कितना आया? 63। कुछ बात फील हो रही है? जैसे HCl का मेरे को कह दिया कि इक्विवेलेंट मास निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा HCl का इक्विवेलेंट मास? बता सकते हो आप कि सर मोलर मास ऑफ HCl कितना होता है? 35.5 प्लस 1 कितना? 36.5। अच्छा कितने H प्लस दिए? A, तो n फैक्टर कितना? A। क्लियर हो रही है बात मेरी? यानी कि कोई एसिड जितने H प्लस आयन देगा, ये याद रखो आपको, वो उसका n फैक्टर होगा। और उसी को हम बेसिसिटी भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। अच्छा अगर कोई बेस हो तो इसमें हम अच्छे सवाल करेंगे, घबराना नहीं, है ना? अगर मान लो कोई बेस है, जस्ट इमेजिन कोई बेस है, आपके पास कोई बेस है, तो उस बेस की जो एसिडिटी होगी, अब आपको अगर बेसिसिटी और एसिडिटी में प्रॉब्लम है ना, तो मैंने 10th क्लास के लिए एक लेक्चर बनाया है ना, 4th लेक्चर, वहां आप जाके देख लो कि एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है। वहां मैंने एक्सप्लेन किया है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का 4th लेक्चर है, आप एक बार वहां जाकर देख लेना कि एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है। ठीक है, एसिड के लिए होती है बेसिसिटी और बेस के लिए होती है एसिडिटी। आई रिपीट, एसिड जितने H प्लस देता है वो उसकी बेसिसिटी, बेस जितने OH माइनस देता है वो उसकी एसिडिटी। क्लियर होती है बात मेरी? जैसे NaOH
कितने OH माइनस देगा सर, एक OH माइनस देगा। क्लियर होती है बात नहीं? ये क्या होगी इसकी एसिडिटी, और जितनी इसकी एसिडिटी होगी वही इसका एक्स फैक्टर होगा। क्लियर हो रही है कुछ कुछ बात? भाई मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना सीखना है ना, मोलर मास मेरे को निकालना आता है, सर ने सिखाया था। अब एन फैक्टर पता हो तो निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा। एसिड के लिए वो जितने H प्लस दे रहा एन फैक्टर, बेस के लिए जितने OH माइनस दे रहा एन फैक्टर, कितने OH माइनस दे रहा 1, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। क्लियर होती है बात मेरी? और एक और कमाल की बात यहां से नजर आ रही है कि अगर एन फैक्टर 1 है तो इक्विवेलेंट मास बराबर आएगा मोलर मास के। आर यू गेटिंग दिस? एन फैक्टर अगर 1 है तो इक्विवेलेंट मास बराबर आएगा मोलर मास के। चलो देखते हैं। मैंने कहा इक्विवेलेंट मास निकालो NaOH का, मैंने कहा इक्विवेलेंट मास निकालो NaOH का, NaOH का इक्विवेलेंट मास निकालो। तो आपने कहा बहुत आसान है सर, इसका कितना होता है 23, इसका 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 40, तो मोलर मास कितना आया सर 40। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना 1, तो कितना आ गया इसका 40। किसका निकाला मैंने ये NaOH का। क्लियर हुई बात मेरी? जैसे मुझसे कहा कि CaOH का वोल्टेज है ना, इसका आपको बताना है इक्विवेलेंट मास, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पहले तोड़ दो, आयंस में तोड़ दो। सर ये टूटेगा Ca2 प्लस 2OH माइनस में, क्या मैं सही हूं? इन्हीं में तो टूटेगा ना। कितने OH माइनस दिए इसने? 2 OH माइनस दिए। कितने OH माइनस दिए? 2, तो इसका एन फैक्टर कितना 2, इसकी एसिडिटी कितनी 2, तो एन फैक्टर 2। क्लियर है बात मेरी? अब मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है, अब मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है किसका? CaOH का वोल्टेज का। कैसे निकालूंगा? भाई मोलर मास देखो इसका 40 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 32 प्लस 2, सही है, 2 2 4 40 32 2 कितने आ गए 40 30 70 74, कितने आ गए 74 डिवाइडेड बाय 2। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? इसके मोलर मास से हाफ हो जाएगा, है ना, तो 3 1 7 कितना हो गया 37। अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम पर, अभी बाद में देखेंगे, यूनिट बाद में देखेंगे, है ना, तब क्लियर हो जाएगी। अभी तो निकालना सीखो इक्विवेलेंट मास क्या होता है। क्लियर होता है इतना? कोई दिक्कत? अच्छा एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे AlOH का होल्ड्रोइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये टूटेगा और टूटकर क्या देगा Al3 प्लस 3OH माइनस। बता सकते हो इसके लिए एन फैक्टर कितना है? सर जितने इसने OH माइनस दिए एन फैक्टर हो जाएगा कितना है 3। ठीक है, अच्छा निकाल लो सर इक्विवेलेंट मास, कौन सी बड़ी बात है, अब तो निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट मास AlOH का होल थ्राइस विल बी इक्वल्स टू, एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, है ना, ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 ऑक्सीजन है, 16 2 32 48 48, और हाइड्रोजन का कितना 3 हाइड्रोजन, सही है, 7 3 10 8 18 1 4 5 6 7, तो 78 होता है इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 3। होगा कि नहीं होगा? निकाल लीजिए इसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, 3 दूनी 6 1 6 26, इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा AlOH का होल थ्राइस का 26। क्लियर होती है बात मेरी? तो आसान है ना। फिर से सुन लें, कोई एसिड जितने H+ आयन देगा वो उसका एन फैक्टर, कोई बेस जितने OH- आयन देगा वो उसका एन फैक्टर। क्लियर होती है बात मेरी? और अगर कोई सॉल्ट आ जाए, जस्ट इमेजिन अगर कोई सॉल्ट आ जाए तो उस सॉल्ट का आपको देखना है टोटल पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन आल्सो सी द टोटल नेगेटिव चार्ज। अरे सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं ना, है ना, इन पर सॉल्ट पर कोई चार्ज थोड़ी होता है, नहीं होता, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो आप देख सकते हो सॉल्ट का पॉजिटिव चार्ज या देख सकते हो नेगेटिव चार्ज, वो किसके इक्वल आएगा एन फैक्टर के इक्वल आएगा। समझाता हूँ सुनो। जैसे मैंने बात की NaCl, ठीक है, इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होता है +1, टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना होता है +1। जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है या टोटल नेगेटिव चार्ज है, किसी भी एक को उठा लो, वो इसका क्या कहलाएगा एन फैक्टर। कुछ बात समझ आ रही? जैसे मुझसे कहा NaCl का इक्विवेलेंट मास बताओ, तो मैंने कहा बता देंगे भैया, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने इसका मोलर मास कैलकुलेट किया, कितना आया 58.5, डिवाइड किया उसको किससे, इसके एन फैक्टर से, कितना है इसका एन फैक्टर 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास किसका NaCl का कितना आ गया 58.5। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा जैसे मुझसे कहा इक्विवेलेंट मास बताओ Na2SO4 का,
तो इसको जब तोड़ोगे तो Na पर प्लस आएगा, SO4 पर 2 माइनस आएगा। मैंने कहा टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब Na प्लस एक सोडियम का होता है, सोडियम कितने हैं 2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही तो टूटेगा नहीं, आती है ना ये बातें आपको, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2, 1 दिख रहा है पर 2 सोडियम है तो 2 प्लस, या टोटल नेगेटिव चार्ज तो दिख भी 2 माइनस रहा है, दोनों में से कोई भी एक ले लो, ठीक है। टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं मैं क्योंकि किताबें ये लिख देती हैं, आप टोटल नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा है, दोनों बराबर होंगे एक न्यूट्रल कंपाउंड में। अच्छा, तो मुझसे कहा इसका बताओ इक्विवेलेंट मास, तो मैंने कहा बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है, Na2SO4। लो सुनो कैसे निकालोगे, इसका मोलर मास बताओ। 23 होता है सोडियम का, तो 46 तो इसका हो जाएगा सोडियम की वजह से, 32 और ऑक्सीजन का 64, ठीक है। 6 4 10 12, 4 3 7 4 3 7 और 6 13 और 1 14, 142 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 71। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 71 हो गया। क्लियर होती है बात मेरी। जैसे मुझसे कह दिया कि AlCl3 का इक्विवेलेंट मास बताओ, इसका AlCl3 का तो हम बता देंगे, टूटेगा किसमें ही है Al3 प्लस और 3Cl माइनस में, ऐसे ही तो टूटता है ना, ये जानते हो ना, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस में। अब या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 3 प्लस, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 3 माइनस, तो कोई भी एक उठा लो, ठीक है। तो मैंने कहा इक्विवेलेंट मास किसका ऑफ AlCl3 विल बी इक्वल्स टू, इसका मोलर मास निकालो कितना है 27 एल्यूमिनियम का 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना आया 5 1 5 6 1 9 10, शायद 106 35 70, ठीक है 106.5 और इसमें जोड़ दो 27.5 13 और 3 1 133.5, तो कितना आ गया 133.5। इसको डिवाइड कर दो किससे 3 से, क्या आ जाएगा AlCl3 का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो बहुत मुश्किल नहीं है इक्विवेलेंट मास निकालना। हमने कहा इक्विवेलेंट मास निकलेगा किससे कि भैया मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। अब ये n फैक्टर निकालना आना चाहिए, n फैक्टर अगर आपको निकालना आता है तो इक्विवेलेंट मास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, किसी भी एसिड के लिए ध्यान से सुनो, किसी भी एसिड के लिए n फैक्टर क्या होगा, ध्यान से सुनना, n फैक्टर क्या होगा उसकी बेसिसिटी, क्या होगा उसकी बेसिसिटी, मतलब जितने H प्लस आयन वो दे रहा है ना। किसी बेस के लिए n फैक्टर क्या होगा उसकी एसिडिटी, सही बात है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसी सॉल्ट के लिए, तीन ही चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो उसके लिए n फैक्टर क्या होगा, हम कह सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर होती है बात मेरी, कोई दिक्कत एक्चुअली ना, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज वाला कांसेप्ट इन पर भी लगाया जा सकता है, पर वो हर जगह नहीं लगता है ना, वो कई बार फेल कर जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो अभी मैंने बताया इसका n फैक्टर कितना होगा 2 होगा, सही बात है 2 होगा ना। कितने H प्लस आयन देता है, 2 H प्लस आयन देता है, तो इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज भी आप जब मालूम करोगे, नेगेटिव चार्ज मालूम करोगे तो 2 ही आएगा, है ना। जैसे मैंने HCl का n फैक्टर कितना बताया था 1, क्योंकि कितने H प्लस आयन देता है 1 H प्लस आयन देता है, हाँ है ना, कितने H प्लस आयन देता है 1, इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना होता है 1। खैर छोड़ो, आपको ये याद रखना है अभी, ठीक है, कि किसी एसिड के लिए n फैक्टर उसकी बेसिसिटी, किसी बेस के लिए n फैक्टर उसकी एसिडिटी और किसी सॉल्ट के लिए n फैक्टर उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? तो इक्विवेलेंट मास तो निकाल लोगे। हाँ, हमारा मुद्दा ग्राम इक्विवेलेंट था, पर हमें इक्विवेलेंट मास तो निकालना आना चाहिए, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन में इक्विवेलेंट मास। क्लियर हो गई बात मेरी? तो इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए आपको। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब क्वेश्चंस करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालने, है ना। आपको बहुत अच्छे से शायद इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। और अभी भी नहीं आया हो तो फिर से पूछ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है ना, तो पूछ लेना, बिल्कुल ऐसा नहीं हेजिटेशन रखना कि इसको बाद में देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं देखना है, अभी करना है। सुनो, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाया हमने। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। मुझसे कहा कि 49 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 1 सुनना, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 ये है आपके पास, इसमें
ग्राम इक्विवेलेंट बताओ। क्या बताना है आपको? ग्राम इक्विवेलेंट बताना है। बताते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। फिर से भैया, मास इन ग्राम कितना गिवन है? 49। क्लियर हो गई बात मेरी? और इक्विवेलेंट मास क्या होगा बता सकते हो? इक्विवेलेंट मास H2SO4 का 49 निकाला था यार अभी, देखो ना, निकाला था। इक्विवेलेंट मास H2SO4 का मोलर मास 98, डिवाइड कर दोगे इसके n फैक्टर से 2, कितना आ गया? 49, है ना? क्लियर होती है बात मेरी? तो 49/49 इज इक्वल्स टू, क्लियर हो गई बात मेरी? यानी कि H2SO4 के 49 ग्राम में कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे सर? कितने होंगे? 1। क्लियर हो गई बात मेरी? फिर से देखो, एक और क्वेश्चन देखो। जैसे मुझसे कहा, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं क्लास वर्क रजिस्टर में। सुनो, एक और क्वेश्चन मुझसे कहा, मुझसे कह दिया कि आपके पास 63 ग्राम HNO3 है। कितना? 63 ग्राम। तो इसमें मोल कैलकुलेट करो, करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो और साथ में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, है ना? ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, तो करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मोलर मास अपॉन में गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही होता है ना? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, बोलो सही? ठीक है। और अगर मैं बात करूं ग्राम इक्विवेलेंट की, तो ये क्या होता है? ये किसके बराबर होता है सर? ये होता है गिवन मास, ऊपर लिखा हुआ है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। हाँ है ना? कुछ नहीं, यहाँ मोल का मास आया, यहाँ इक्विवेलेंट का मास आया, तो हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए। अच्छा, अब गिवन मास कितना है यहाँ पे? 63। अब चेक करो HNO3 का मोलर मास कितना होता है? 63 करोगे जब चेक, है ना? 1 + 14 + 48 अभी निकाला था ना थोड़ी देर पहले, है ना? तो कितना आया नंबर ऑफ मोल्स? ठीक। ग्राम इक्विवेलेंट कितने आए देखो। ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, मास गिवन कितना है सर? 63, और इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इक्विवेलेंट मास होगा सर मोलर मास व्हिच इज 63, है ना? अभी निकाला है, अपॉन में n फैक्टर, और HNO3 का n फैक्टर कितना होता है? 1। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? इसके मोलर मास के बराबर। क्लियर हो गई बात मेरी? कितने ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे? 1। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। यहां से एक बात मुझे नजर आ रही है कि सर जो इक्विवेलेंट मास है वो मोलर मास के बराबर हो सकता है। जो इक्विवेलेंट मास है वो मोलर मास के बराबर हो सकता है। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। ऐसा नहीं है कि मोलर मास और इक्विवेलेंट मास अलग अलग ही आए, वो डिपेंड करेगा n फैक्टर पर। अभी मैंने बताया भी था, अगर n फैक्टर है 1, तो हमेशा याद रखना कि मोलर मास और इक्विवेलेंट मास हमेशा सेम है। क्लियर? अच्छा, आगे देखो, एक दो सवाल और करते हैं। जैसे मुझसे कहा कि आपके पास मैं बात करूं 58.5 × 2, 58.5। एक अच्छा सा सवाल लेते हैं, थोड़ा सा 0 6 और 16 7 1 107। हाँ लिखो, क्वेश्चन है आपसे कहा कि 107 ग्राम ऑफ NaCl है आपके पास। कितना? 107 ग्राम। तो आपको इसमें मोल कैलकुलेट करने हैं, आपको इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 107 अपॉन में मोलर मास कितना होगा इसका? बताओ, मोलर मास कितना होगा इसका? सर मोलर मास 58.5, तो कितने मोल्स आ जाएंगे इसके? 2। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट, तो सर गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब NaCl का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। मोलर मास मैंने अभी बताया 58.5 है, n फैक्टर NaCl के लिए 1। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। तो याद रहे यहां भी इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आया? मोलर मास के। कितना आएगा? देखो 1, गलत किया गया मैंने कुछ। हाँ, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? 58.5 विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझसे कहा कि आपके पास 50 ग्राम 50 ग्राम, है ना, CaOH का होल्टोइस है। आपको क्या निकालना है? इसके मोल्स निकाल लो। मोल्स निकालना बहुत आसान है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। देखो कितना होता है इसका? कैल्शियम का कितना होगा? 40 प्लस अभी निकाला था, भूल गया, 42 और 32, 4 और 3 7। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ले लेते हैं इसको। 74 ग्राम, जस्ट इमेजिन कितना है? 74 ग्राम।
CaOH का होल टॉइस है आपके पास। अब इसके पहले तो मोल निकालो भाई। 74 ग्राम गिवन मास है, इसका मोलर मास भी कितना होता है? 74 होता है कि नहीं होता? अरे इसका मोलर मास अभी निकाला था ना, 74 होता है, तो कितना आ गया? 1। मोल्स कितने आ गए? 1। ग्राम इक्विवेलेंट भी बनाएंगे क्या इस बार? 74 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट मास, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। क्या इसका n फैक्टर 1 है? नहीं, 2 है। 2h माइनस देगा ना तो 2 है, तो मैं इसका कैसे निकालूंगा इक्विवेलेंट मास कि सर मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना हो गया? 2। क्लियर है? तो कितना हुआ? 3 और 7 कितना हो गया? 37 which is equals to 2। बोलो क्लियर हो गई बात मेरी? बोलो क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, तो कोई दिक्कत यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या? यानी कि सारा मामला ना बेटा इस n फैक्टर का है। ध्यान से समझ में आ रहा हो तुम्हें तो आपको एक चीज फील हो गई होगी खुद से कि ये सारा मामला किसका है? n फैक्टर का। ये बदलेगा तो कहानी बदलेगी, वरना ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आएंगे? हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के। कुछ कुछ बात समझ में आ रही, कुछ कुछ बात समझ में आ रही। चलो एक चीज बढ़िया सी चीज फील कराते हैं आपको। यहां तक ठीक है? मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, पहले इक्विवेलेंट मास निकालना, और इक्विवेलेंट मास से आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। सारे एग्जांपल्स आपको नोट करने हैं। क्लियर होता है इतना? अच्छा, अब एक कमाल की बात बता दूं, सुनो सुनो। मैंने कहा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहां लिखते हैं थोड़ा ऊपर, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू सर मास इन ग्राम, है ना, मास इन ग्राम अपॉन में इक्विवेलेंट मास। बोलो सही है? अरे सही है कि नहीं है भाई? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ग्राम इक्विवेलेंट का ही फार्मूला देखो, इतनी झंझट ही नहीं करनी, मास इन ग्राम अपॉन में इक्विवेलेंट मास। सही है? अच्छा एक बात बताओ, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकता हूं क्या? मास इन ग्राम, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर? सर मोलर मास अपॉन n फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। ऊपर चला जाएगा, है ना, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऊपर चला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म क्या है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। पढ़े हो कहीं? अरे सर बहुत पढ़े हैं इसको। इसी को तो हम मोल कहते हैं, इसी को तो हम मोल कहते हैं, गिवन मास या मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो सर मोल इनटू n फैक्टर, यानी कि सर अगर मुझे n फैक्टर पता है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मेरे पास इक्विवेलेंट मास क्या है, मुझे तो मोल पता हो, n फैक्टर पता हो, मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूंगा। बोलो हाँ कि ना? मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूंगा। जैसे अब आपसे मैं कहूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, है ना, कि अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ H2SO4 है। कितना H2SO4 है? 2 मोल H2SO4 है, तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट बताओ। ग्राम इक्विवेलेंट, तो आप कहोगे कि सर ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है? 2, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए? 4। आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, आपने ऐसे किया, आप चाहे वैसे करके देख लो। क्या कैसे करके देख लो भाई? मोल है, 2 मोल H2SO4 आपको गिवन है, मतलब आपके पास कितना H2SO4 गिवन है? 98 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 196। तो मास इन ग्राम कितना होगा? 196। इक्विवेलेंट मास कितना होगा इसका? मैंने पढ़ाया है H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 49 होता है जनरली, है ना, चेंज भी हो जाता है कभी-कभी, 49 होता है। अभी तो समझो, इतना समझो, मास इन ग्राम कितना? 196, इक्विवेलेंट मास कितना होगा इसका? 49। कैलकुलेट करोगे यहां से भी तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। क्लियर होगी ये बात मेरी? ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो भी 4 ही आएगा। ठीक है, यहां पर हमने सीधा एक फार्मूला लिख लिया, जो मैं तीसरा फार्मूला डाल के लिख रहा हूं यहां पे कि सर क्यों इन दोनों फार्मूलों को काम में लेना ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए? हम डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। अगर मुझे मोल पता हो तो सर ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, या x फैक्टर भी लिख सकते हो, है ना, लिख देते हैं, n फैक्टर लिखते आ रहे हैं। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, n फैक्टर क्या है? n फैक्टर क्या है? n फैक्टर एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, और सॉल्ट के लिए उसका वैलेंसी फैक्टर, इसको वैलेंसी फैक्टर कहा जाता है ना। सॉल्ट के लिए वो कितने पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है बात मेरी? अब आओ एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं मिलके, है ना। मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी थी, मैंने लिखा था मान लो कोई रिएक्शन है AA, ठीक है, कोई रिएक्शन है BB, कोई रिएक्शन है CC, कोई तथा लास्ट में क्या बना रहा है DB। अब हो सकता है ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, हो सकता है नहीं है,
पर एक चीज हमेशा इसके लिए लागू होगी, क्या कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, सही है, बराबर रिएक्ट करेगा इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से, अभी बताया था ना। और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कि हमेशा जो केमिकल रिएक्शन होगी, मोल्स अलग अलग हो सकते हैं पर ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल होंगे। फिर से मोल्स अलग अलग हो सकते हैं पर ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा अलग अलग होंगे। क्लियर होती है बात मेरी? ग्राम इक्विवेलेंट मतलब मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। एक इक्वेशन पर लगा के बताता हूं, है ना, तब मजा आएगा। सुनो, मान लो रिएक्शन मैंने कराई HCl प्लस, या ये वाली कराते हैं पहले, Na2, ये कराते हैं HCl प्लस NaOH, पढ़े हो ना कभी इसको, गिव्स क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर, यही बनता है ना, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अब जस्ट इमेजिन कि मेरे को ये भी नहीं पता कि इसमें वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा, तब भी आप इस रिएक्शन पर इक्विवेलेंट कांसेप्ट को लगा सकते हो, इक्विवेलेंट कांसेप्ट को। कैसे लगाओगे, सुनो, HCl का कितना ग्राम इक्विवेलेंट है यहाँ पे, बता सकते हो, कैसे निकालोगे HCl का ग्राम इक्विवेलेंट, इसके मोल्स कितने मोल है, 1। क्लियर हो गई बात मेरी? मोल पता होंगे आपको, इसके लिए कहा आपसे कि इसके 1 मोल है, ठीक है, और इसके भी 1 मोल है, तो आपको मोल्स पता है, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कैसे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, n इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो इसमें 1 मोल है तो n फैक्टर 1 है, तो कितना हो जाएगा 1। कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। NaOH का कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। NaCl का कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। निकाल सकते हो ना, इसका भी 1 मोल है तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो यहाँ तो बराबर ही आ गए, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, Na2SO4, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है, जस्ट इमेजिन, ये रिएक्ट कर रहा है, या एक रिएक्शन लेते हैं CaOH का वोल्टोइस, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है। क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, Cl2, है ना, और साथ में बाहर क्या निकलेगा, वाटर। क्लियर होती है बात मेरी? अब बैलेंस करने के बाद क्या क्या आएगा यहाँ पे, बैलेंस करके देख लो एक बार। CaOH का वोल्टोइस, कैल्शियम एक है, क्लोरीन 1 है, ये 2 हो गई क्या बैलेंस, बिल्कुल हो गई। अब सुनो, इसके लिए निकालें। अब ये रिएक्शन मुझे दी गई है, मुझे इतना बता दिया कि इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है, ठीक है, इतना बता दिया। इसके अलावा मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, मुझे इतना बता दिया, है ना। अब सुनो, इसका इक्विवेलेंट मास नहीं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। कैसे निकालोगे ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 1 दिख रहा है ना, 1। वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, 2। n वेक्टर जितने OH माइनस ये देगा, इसका n वेक्टर होगा 2। अच्छा, यहाँ देखो जरा कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, लिख देते हैं पहले, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, यहाँ देखो कितना है, इसके मोल्स कितने हैं सर, 2। इसका वैलेंसी वेक्टर या बेसिसिटी कितनी है, एसिड है ना, कितनी है, 1। ये तो लिखना ना, n into n फैक्टर, 2 into 1, तो इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट आए, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। देखो, इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा। हमेशा याद रखना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप बिना देखे ये कह सकते हो कि अगर वो केमिकल रिएक्शन हो रही तो उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट कर रहा होगा किसी दूसरे रिएक्टेंट के। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। अब आंख बंद करके कह सकते हो बात, जबकि मोल्स आप देख रहे हो कि यहाँ 2 मोल्स लिए हैं, यहाँ 1 मोल लिया है, आई एम सॉरी, यहाँ 1 मोल लिया है, यहाँ 2 मोल्स लिए हैं। क्लियर हो गई? मोल्स कैन बी डिफरेंट, और होते ही डिफरेंट ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में, पर ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम होते हैं। ये खूबसूरती है इसकी इक्विवेलेंट कांसेप्ट की, ये सबसे बेहतरीन बात है। इसलिए ये कांसेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आंख बंद करके ये कह सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता कितने मोल हैं, पर ये कंफर्म है कि उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसके दूसरे रिएक्टेंट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट कर रहा होगा। नजर आया है यहाँ पे भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आया। एक और कर लेते हैं, एक और केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो जरा जस्ट इमेजिन, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है ना, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने इसको तोड़ दिया किसमें, CaO प्लस CO2 में। किसमें तोड़ दिया, CaO प्लस CO2 में। अब यहाँ तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट हो, यहाँ देखो प्रोडक्ट में CaO कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे इसके, बता सकते हो?
CO में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हो गए? अरे 2 प्लस। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 2। कितने ग्राम इक्विवेलेंट बने इसके? 2। अरे कितने मोल्स हैं? एक ही तो है। क्लियर हो गई बात नहीं? कितने मोल्स हैं? एक ही। अब एक ही है तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? अरे तोड़ोगे तो टूटेगा Ca2 प्लस और O2 माइनस। हाँ, n वेक्टर आया 2, मोल्स आए 1, ग्राम इक्विवेलेंट आ गए 2, और यहाँ भी 2 माइनस चार्ज आएगा तो यहाँ भी कितने ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे? 2। यानी कि यहाँ भी ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। इसको भी तोड़ोगे तो Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस, इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। सिंपल रेशियो में बदलो तो यही तो कहोगे कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट टूटकर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा, चाहे मोल अलग हो चाहे मोल सेम हो। आप ये कहानी किसी भी केमिकल रिएक्शन पर लगा सकते हो। क्लियर होती है बात? नहीं? ठीक है, तो इसमें और दो तीन प्रॉब्लम्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करें, इसको कंप्लीट यहीं से नोट करें, एग्जांपल्स करें, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे देता हूं। थैंक यू।